Hello students, welcome back to ABC of Sociology class. Today's lecture is on functional perspective. लास्ट लेक्चर में हमने पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि पर्सपेक्टिव होता क्या है, और मैंने वहाँ पे भी आपको बता दिया था दैट within sociological perspective you have to deal with three perspectives. One is functional, second one is conflict and third one is the interactionist perspective. तो आज इस पर्सपेक्टिव की हम लोग बात करेंगे, वो है फंक्शनल पर्सपेक्टिव. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जब भी आपको फंक्शनल पर्सपेक्टिव अटेम्प्ट करना है, अगर एग्ज़ाम में आता है, फर्स्ट यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव. उसके बाद आप थोड़ा फंक्शनल पर्सपेक्टिव के बारे में बताएंगे कि उसका मीनिंग क्या है, और उसके बाद कुछ थियरिस्ट या फिर कुछ सोशोलॉजिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स फंक्शनल पर्सपेक्टिव. Let's start the lecture. Introduction. Perspective simply means the way how we look at the things. Every person has got his own angle to see or view things. Every person has got his own angle to see or view things. Broadly, every man sees the world differently. This difference in the point of view is called perspective. A point of view is a position from which reality is observed and interpreted. Last lecture में मैंने आपको समझाया था पर्सपेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं या परसीव करते हैं. सबका जो हर किसी का पर्सन का जो एंगल है चीज़ें देखने का, परसीव करने का, वो अलग है. और जैसा मैं चीज़ों को देख रही हूँ या उनको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ या इंटरप्रेट कर रही हूँ, वैसे ही आप नहीं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे या इंटरप्रेट करोगे. आपका जो व्यू पॉइंट है या जो आपका पर्सपेक्टिव है, आपकी आइडियोलॉजी है या आपका परसीव करने का जो नेचर है, वो मुझसे बहुत अलग होगा. वैसे ही आपका आपके फ्रेंड से भी अलग होगा. तो हम सबका चीज़ें देखने का नज़रिया जो है वो अलग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव. दैट मीन्स डिफरेंस इन द पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव. नाउ लेट्स स्टार्ट फंक्शनल पर्सपेक्टिव. अगर आप लोगों ने सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसको फिर से एक बार देख लें, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा कि पर्सपेक्टिव का मीनिंग क्या है और उसमें आप क्या क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं. कभी कभी क्वेश्चन में आपको सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. सो आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है. अरे functional perspective. According to the functional perspective of sociology, each aspect of society is interdependent and contributes to society's stability and functioning as a whole. For example, the government provides education for the children of the family, which in turn pays taxes on which the state depends on to keep itself running. अब functional perspective of sociology के accordingly जितनी भी सोसाइटी में जितने भी एस्पेक्ट हैं, तो वो क्या है, वो इंटरडिपेंडेंट है और क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी की स्टेबिलिटी को और उसकी फंक्शनिंग को. अब हम यहाँ पे जैसे बात कर सकते हैं कि जैसे सोसाइटी है हमारी, वो जो छोटे छोटे चीज़ों से बनी हुई है, और वो हर एक छोटा छोटा पार्ट जो है, या हम इंस्टीट्यूशन बोलें, तो वो कंट्रीब्यूट करता है किसको, हमारी सोसाइटी की स्टेबिलिटी को, जिससे हमारी सोसाइटी मेंटेन हो सके और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके. अब यहाँ पे एग्जांपल जो हमने कोट किया हुआ है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक अलग से हम लोग एस्पेक्ट ले लेते हैं, जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है एजुकेशन किनको, चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली. चिल्ड्रन किनकी, फैमिली के. अब जो फैमिली है वो क्या करती है, इंटर्न वो टैक्सेस पे करती है किसको, स्टेट को या गवर्नमेंट को, जिसके बेसिस पे जो हमारी स्टेट जो है या तो हमारी जो सोसाइटी है वो प्रॉपरली फंक्शन करती है या रन करती है. दैट इज़ द फैमिली इज़ डिपेंडेंट अपॉन द स्कूल टू हेल्प चिल्ड्रन to grow up to have good jobs so that they can raise and support their own families. अब जो फैमिली है वो किस पे डिपेंडेंट है, स्कूल पे डिपेंडेंट है. कैसे, क्योंकि स्कूल जो है वो प्रोवाइड करता है एजुकेशन टू चिल्ड्रन टू ग्रो अप सो दैट वो एक लॉ अबाइडिंग मेंबर बन सके सोसाइटी के, और साथ में वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके. In the process, the children becomes law-abiding, tax-paying citizens who in turn support the state. और in turn क्या होता है, जो चिल्ड्रन है वो क्या बनते हैं, लॉ अबाइडिंग मेंबर बनते हैं सोसाइटी के, टैक्स पे करते हैं किसको, स्टेट को, सो दैट
इन टर्न वो क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी वे से वो स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं. दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं किन का साइकिल बन गया, चिल्ड्रन, जो कि जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है और वो एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करे, या स्कूल की बात करें और फैमिली टैक्स प्रोवाइड कर रही है, स्कूल जो है वो हेल्प कर रही है किनको, चिल्ड्रन को, सो दैट वो लॉ अबाइडिंग मेंबर बन सके. और आगे भी जो है वो वैसे ही प्रोसेस, एक साइकिल चलता चला जाए जिसमें वो भी जो है टैक्स पे करेंगे और स्टेट को सपोर्ट करेंगे. Functionalists believe that society is held together by social consensus in which members of the society agree upon and work together to achieve what is best for society as a whole. अब फंक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं, फंक्शनलिस्ट बोलते हैं जो सोसाइटी है वो किस तरह से एक साथ है, ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल कंसेंसस, जहाँ पे सबकी एक रजामंदी है, ठीक है, जहाँ पे आपका कंसेंट है तभी वहाँ पे चीज़ें जो है प्रॉपर वे से चलेंगी. अगर इन एनी केस कोई भी एक पर्सन, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, किसी चीज़ के लिए उनकी कंसेंट चाहिए, अगर वो कंसेंट नहीं दे पा रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा. अगर सभी के सब कंसेंट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी एक सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग होगी. दैट मीन्स फंक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं, सोसाइटी इज हेल्ड टुगेदर बाय सोशल कंसेंसस, जिसमें मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी अग्री किस पे करते हैं कि वो एक साथ काम कर सके, किस चीज़ के लिए, सो दैट वो अचीव कर सके व्हाट इज़ बेस्ट फॉर सोसाइटी एज अ होल, सोसाइटी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए. अब द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इज बेस्ड लार्जली ऑन द वर्क्स ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्कहाइम, टालकट पार्सन एंड रॉबर्ट मर्टन. फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की अगर बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, क्लासिकल थिंकर्स बेटर, I would say उसमें हर्बर्ट स्पेंसर वी हैव टू टॉक अबाउट, इमाइल दुर्कहाइम वी हैव टू टॉक अबाउट, टालकट पार्सन एंड रॉबर्ट के मर्टन. नाउ फर्स्ट हम बात करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर की. अब हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया, हर्बर्ट स्पेंसर हैज़ डिफाइंड द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी एंड हैज़ आउटलाइंड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट विच आर स्टिल रेलिवेंट टुडे. अगर हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, और आज भी जो है हम हर्बर्ट स्पेंसर के वर्क को इन कंसिडरेशन रखते हैं. ही हैज़ रेफर टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी विद द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म. हर्बर्ट स्पेंसर ने कैसे किस को आइडेंटिफाई किया हुआ है, सोसाइटी को, किससे, एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से. अब बोथ सोसाइटी एंड ऑर्गेनिज्म अंडरगो ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डीके. जो हमारी सोसाइटी है या जो ऑर्गेनिज्म है वो 3 स्टेजेस से गुजरते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डीके. मतलब जैसे हम लोग भी हैं, हम क्या करते हैं, बर्थ होता है, ग्रो करते हैं, हमारी डेवलपमेंट होती है और उसके बाद मर जाते हैं. तो वही उन्होंने भी बोला, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी बोला, जो सोसाइटी है वो किस तरह की है, लाइक ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म. जो पार्ट जो है, जो स्टेप हैं या जो स्टेजेस हैं वो सोसाइटी में या कोई ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, वही सेम आपको सोसाइटी में भी देखने को मिलती है. सेम स्टेजेस, वो स्टेजेस क्या हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डीके. नेक्स्ट, देयर पार्ट्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड एंड देयर फंक्शंस आर रेसिप्रोकल इन नेचर. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में वो क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है. अगर किसी भी एक ऑर्गन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाए, अल्टीमेटली जो होल बॉडी है वो सफ़र करना शुरू कर जाती है. सेम इज़ द केस विद द सोसाइटी ऑल्सो. हमारी सोसाइटी में जितने भी इंस्टीट्यूशन है या हमारी सोसाइटी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड. अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो अल्टीमेटली जो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो क्या करने शुरू हो जाता है, सफ़र करना शुरू हो जाता है और वो प्रॉपर वे से रन नहीं कर पाता है. He has also said that any change in one part of the system is likely to affect other parts. मतलब सेम फिर से वही बात आ जाती है. उन्होंने क्या कहा कि जब ही कोई किसी भी हिस्से में किसी भी तरह का बदलाव आएगा तो वो बदलाव जो है हमें बाकी पार्ट्स में भी देखने को मिलेगा. मतलब चेंज इन वन पार्ट, चेंज इन वन इंस्टीट्यूशन विल अल्टीमेटली लीड टू द चेंज इन होल सिस्टम और चेंज इन द अदर पार्ट्स. ठीक है. हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया हुआ है, हर्बर्ट स्पेंसर ने आइडेंटिफाई किया हुआ है किनको, एक सोसाइटी को, किससे, एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से. उन्होंने क्या बोला कि जो सोसाइटी है
या जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, 3 स्टेजेस को फॉलो करते हैं। 3 स्टेजेस आती है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डीके। और उन्होंने क्या बोला, सोसाइटी हो या ऑर्गेनिज्म हो, जैसे ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, सेम इज द केस विद द सोसाइटी ऑल्सो। सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो कि आपस में इंटर रिलेटेड है और इंटरकनेक्टेड है। किसी भी तरह का चेंज या किसी भी तरह का बदलाव किसी भी पार्ट में आए या किसी भी इंस्टीट्यूशन में आए तो पूरे का पूरा सिस्टम में जो है बदलाव आता है और चेंज देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज टैलकिट पार्सन। जो टैलकिट पार्सन है इनका भी वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम लोग सोशोलॉजी में फंक्शनलिज्म की बात करते हैं। ही हैज़ इनका भी मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सोशोलॉजी, particularly the functionalism perspective. According to Parsons, social systems have a self-adjusted and self-maintaining quality. These adjustment processes which maintain the social system internally and through its boundary conditions are called functions. और पार्सन के अकॉर्डिंगली क्या है, जो सोशल सिस्टम, अगर हम सोसाइटी की बात करें उसमें क्वालिटी है किस तरह की, सेल्फ एडजस्टमेंट की और सेल्फ मेंटेनिंग की। वो खुद ही एडजस्ट भी कर लेता सिस्टम और खुद को मेंटेन भी कर लेता है। दीज एडजस्टमेंट प्रोसेसेस जो है, जो मेंटेन करता है सोशल सिस्टम को इंटरनली या थ्रू इट्स बाउंड्री कंडीशंस, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस। जितने भी ये एडजस्टमेंट प्रोसेसेस हैं ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं किसको, सोशल सिस्टम को इंटरनली एंड थ्रू इट्स बाउंड्री कंडीशंस, उनको हम लोग फंक्शंस बोलते हैं। अब फंक्शंस क्या है, फंक्शंस आर प्रोसेसेस ऑफ सिस्टम्स सेल्फ मेंटेनेंस। फंक्शन क्या करते हैं, सिस्टम की सेल्फ मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। This self-maintenance of a system is possible because human actors as social beings are socialized in society. अब ये सेल्फ मेंटेनेंस किस तरह से पॉसिबल है, क्योंकि जो ह्यूमन एक्टर्स हैं हमारी सोसाइटी में वो क्या है, वो सोशलाइज्ड हैं इन द सोसाइटी, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी इन दैट वेरी वे जो हमारी सिस्टम की जो सेल्फ मेंटेनेंस है दैट इज़ पॉसिबल। There are certain functions without which a social system cannot subsist or survive. हमारी सोसाइटी में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिनके बिना जो है हमारी सोसाइटी जो है ना वो सर्वाइव कर सकती है ना वो सबसिस्ट कर सकती है। These are called function pre-requisites. जितने भी फंक्शंस है जिनके बिना हमारी सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल प्री रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं, फंक्शनल प्री रिक्वेस्ट, जिनके बिना हमारी सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकते। देयर आर 4 सच फंक्शनल प्री रिक्वेस्ट। कितने फंक्शनल प्री रिक्वेस्ट हैं, 4। देयर आर 4 सच फंक्शनल प्री रिक्वेस्ट। सबसे पहला अडाप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। अडाप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी, 4 फंक्शनल प्री रिक्वेस्ट आ गए। नाउ adaptation as a functional prerequisite implies generation and acquisition of resources from outside the system, its external environment, and to affect its distribution in the system. Adaptation क्या है, adaptation वो functional prerequisite है जहाँ पे हम लोग एक्वायर करते किसको, रिसोर्सेज को, फॉर अवर ओन सर्वाइवल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्या आ गया, फॉर एग्जांपल हम लोग लैंड से कुछ मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं या वाटर हो गया, तो मतलब यहाँ पे एग्जांपल जो हम लोग बोलेंगे वो क्या होगी, इकोनॉमिक सिस्टम, बिकॉज वही उसी की वजह से हम लोगों का सर्वाइवल पॉसिबल है। सेकेंड इज़ द गोल अटेनमेंट, जहाँ पे आप अपने गोल को अटेन कर सकते हो। इज़ दैट फंक्शनल प्री रिक्वेस्ट विच इन्वॉल्व फर्स्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, सेकेंडली द मोटिवेटिंग ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द सिस्टम टू अटेन दीज गोल्स, एंड थर्ड द मोबिलाइजिंग ऑफ द मेम्बर्स and of their energies for the achievement of these goals. गोल अटेनमेंट वो फंक्शनल प्री रिक्वेस्ट है जिसके थ्रू सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डिटरमाइन करना, किसको, गोल्स को डिटरमाइन किया, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे सिस्टम के मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट करेंगे टू अचीव दोज गोल्स, एंड थर्ड उनकी एनर्जी को मोबिलाइज करेंगे कि वो किस तरह से उन गोल्स को अचीव कर सके। तो ये इसके एग्जाम्पल जो है वो आएगी political system. Third is the integration. Integration is that functional prerequisite which help to maintain coherence, solidarity and coordination in the system. Integration वो functional prerequisite है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में solidarity, coherence
कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से बनी हुई है और हर किसी पार्ट का आपस में कोऑर्डिनेशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन में नहीं रहेगा तो हमारा जो सोशल सिस्टम है या जो हमारी सोसाइटी है अल्टीमेटली इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाएगी। इन द सोशल सिस्टम दिस फंक्शन इज़ मेनली परफॉर्म बाय द कल्चर एंड वैल्यूज़। अगर हम सोशल सिस्टम की बात करें तो इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है ये को किससे परफॉर्म होता है, बाय कल्चर एंड वैल्यूज़, हमारे कल्चर और वैल्यूज़ की वजह से। इंटीग्रेशन क्या है, वो इंश्योर करता है कॉन्टीन्यूटी, कोऑर्डिनेशन एंड सॉलिडारिटी विद इन द सिस्टम। इंटीग्रेशन की वजह से हमारी सोसाइटी में या हमारे सोशल सिस्टम में कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है और सॉलिडारिटी बनी रहती है। और इसी की वजह से जो है हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ब्रेक डाउन और डिसरप्शन। अगर कॉन्टीन्यूटी रहेगी, कोऑर्डिनेशन रहेगा, सॉलिडारिटी रहेगी तो हमारा जो सिस्टम है, सोशल सिस्टम है या जो हमारी सोसाइटी है वो क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, बाउंड रहेगी। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है कोऑर्डिनेशन में तो कहीं ना कहीं जो होल सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा या फिर डिसरप्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इज द लेटेंसी। Latency is that function prerequisite of the social system which stores, organizes and maintains the energy of the elements in the social system. Its main functions are pattern maintenance and tension management within the system. Latency वो function prerequisite है एक social system के अंदर जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसको, और मेंटेन कर सकते हैं द एनर्जी ऑफ द एलिमेंट। जितनी भी एनर्जी है हमारे सोशल सिस्टम में हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज मतलब एक मैनेजमेंट सिस्टम। लेटेंसी को आप एक मैनेजमेंट सिस्टम समझ लो जो किस में हेल्प करती है, पैटर्न मेंटेनेंस में एंड टेंशन मैनेजमेंट विद इन द सिस्टम। मतलब जो हमारे सिस्टम का पैटर्न है उसको बनाए रखे और अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको भी उसका मैनेज कर सके विद इन दैट सिस्टम। तो अभी हम लोगों ने टैलकट पार्सन की बात की। टैलकट पार्सन ने किन की बात की हुई है, फंक्शन प्रीरिक्वेस्ट की बात की है। फंक्शन प्रीरिक्वेस्ट फोर उन्होंने बताए हुए हैं। वन इज अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी, दैट इज AGIL। ठीक है। नेक्स्ट इज रॉबर्ट के मर्टन। Robert K. Merton's contribution to sociology is one of the great importance in regard to the function perspective of society। अब हम रॉबर्ट के मर्टन की भी बात करें तो उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत मेजर रहा है जब हम लोग फंक्शन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। Merton and other functionalists viewed society as an organism with various parts and each part has a function to perform. Merton recognized that some functions were intentional and others were not. अब अगर हम लोग मर्टन की बात करें या हम अदर फंक्शनलिस्ट की बात करें, उन्होंने क्या किया है, सोसाइटी को किसके साथ आइडेंटिफाई किया, विद एन ऑर्गेनिज्म, जिनके अकॉर्डिंगली जो अगर हम लोग सेम वही बात आती है, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि एक प्रॉपर फंक्शनिंग, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे हैं। सेम इज़ द केस विद द सोसाइटी ऑल्सो। सोसाइटी में बहुत सारे इंटर रिलेटेड पार्ट्स हैं और वो सोशल सिस्टम की फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे हैं। अब और हर किसी पार्ट का अपना एक फंक्शन है जो उसकी मेंटेनेंस में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम एज ए फंक्शन कैसे फंक्शन कर रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग फंक्शनिंग है जो कि हमारी सोसाइटी की प्रॉपर रनिंग के लिए हेल्प कर रहा है। अब मर्टन ने क्या बोला है, मर्टन ने बोला है कुछ फंक्शन जो है हमारी सोसाइटी में वो इंटेंशनल है और कुछ फंक्शन जो है वो अनइंटेंशनल है। ही ऑल्सो एक्नॉलेज दैट सम फंक्शंस एक्चुअली डिस्टर्प्टेड सोसाइटी। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो फंक्शंस है कुछ फंक्शन जो है वो डिसरप्ट करते हैं सोसाइटी को। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कुछ इंटेंशनल होते हैं, कुछ अनइंटेंशनल होते हैं। और साथ में कुछ को उन्होंने जो है फंक्शंस को उन्होंने किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट, और जो एक अलग से कैटेगरी है दैट इज डिसफंक्शंस। नाउ मर्टन ने फंक्शंस की बात किया, डिसफंक्शंस की बात की, फंक्शंस में उन्होंने मैनिफेस्ट की बात किया और लेटेंट फंक्शन की बात की है। द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव स्टेट्स दैट सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम whose parts work together to promote the stability and survival of the society.
फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली जो सोसाइटी है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें हर एक पार्ट जो है वो क्या करता है, वर्क टुगेदर, किसके लिए, टू प्रमोट द स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल ऑफ द सिस्टम, प्रमोट करता है स्टेबिलिटी को जो कि हेल्प करता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी. The parts of the structure of society such as the education system, criminal justice system and economic system all have a function or a job to perform. अब जितने भी सिस्टम्स की हमने बात की, सबका अपना अपना एक फंक्शन है, सबका अपना एक काम है टू परफॉर्म विद इन द सोसाइटी. When all parts are performing their functions correctly, society as a whole runs smoothly. जबकि हर एक पार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन करे या प्रॉपर जो एनर्जीज़ हो वो पूरी तरह से अच्छे वे से चैनलाइज हो, तो उससे क्या होगा, हमारी जो सोसाइटी एज ए होल है वो क्या करेगी, प्रॉपरली रन करेगी, स्मूथली रन करेगी. However, have one part not functioning correctly and there will be an adverse reaction to society. अगेन वही बात आती है, अगर एक पार्ट जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो क्या होगा, उससे बाकी के वाले भी पे असर पड़ जाएगा. रॉबर्ट मर्टन pointed out that all parts of the society have various functions in which they perform. Some of these functions are obvious and others are not obvious. He distinguished between the two by stating that the recognized and intended functions were the manifest functions and the unrecognized and unintended functions were the latent functions. रॉबर्ट के मर्टन ने क्या बोला, फंक्शंस जो कि इंटेंशनल है, जहाँ पे आपको पता है कि वो फंक्शन हो क्यों रहे हैं, वो मैनिफेस्ट आ गए. लेटेंट वो हो गए जो कि हिडन है, जो कि अनइंटेंशनल है, जो कि आपको पता नहीं है कि वो भी फंक्शन जो है कहीं ना कहीं परफॉर्म हो रहे हैं. दोज फंक्शंस आर कॉल्ड एज द लेटेंट फंक्शंस. Let's look at the social structure of a college or university and identify some of the manifest and latent functions that apply to them. So हम लोग एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सोशल स्ट्रक्चर किसका, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, और उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं कौन से मैनिफेस्ट फंक्शंस है और कौन से लेटेंट फंक्शंस है. Many people attend college because they need a degree to get the job they want and second to make more money. अब लोग जो है वो कॉलेज क्यों अटेंड करते हैं, क्यों पढ़ते हैं आगे फर्दर, सो दैट उनको एक अच्छी जॉब मिल सके, डिग्री मिल सके और जॉब अच्छी मिल सके और वो फिर और ज़्यादा पैसा कमा सके या वो सेटल हो सके. सो when asked what the function or purpose of the college is, one may automatically think to get a degree. अब जब भी हमसे भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि फंक्शन क्या है या पर्पस क्या है कॉलेज आने का, वन में ऑटोमेटिकली थिंक टू गेट अ डिग्री, मतलब डिग्री की ज़रूरत, हमें डिग्री चाहिए सो दैट हम आगे फर्दर जो है अपना करियर को बढ़ा सकें और या फिर हम साथ में एक बेटर जॉब हमें मिल सके, वो पर्पस आ गया. दिस इज़ ट्रू बट द डिग्री इज़ द रिजल्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज, नॉट द फंक्शन ऑफ द कॉलेज. दिस इज़ ट्रू, जो डिग्री है जो मिलेगी वो रिजल्ट है किसका, जब हम कॉलेज जाएंगे, नॉट द फंक्शन ऑफ द कॉलेज, फंक्शन नहीं है वो कॉलेज का. द फंक्शन ऑफ कॉलेज इज़ टू टीच यू द स्किल एंड नॉलेज नेसेसरी टू अर्न अ डिग्री. फंक्शन क्या है कॉलेज का, जिसके थ्रू आप क्या सीख सको, स्किल्स और नॉलेज जो आगे आपको डिग्री अर्न करने में हेल्प कर सके, विच इन टर्न कैन हेल्प यू गेट द जॉब यू वांट, मेकिंग द मनी यू वांट. उसके बाद जब आपको डिग्री भी मिल जाएगी, उसके बाद आपको जॉब भी मिल जाएगी और आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे. सो a manifest function and intended or obvious job of college is to prepare you for your future career. तो मतलब manifest function क्या हो गया कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, कि आपको जॉब मिलेगी और वो आपको अपने फ्यूचर एंडेवर के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, फ्यूचर आपका करियर जो है आगे बढ़ेगा उससे. मर्टन गिव द एग्जाम्पल, और इसमें क्या है, मर्टन ने आगे एक एग्जाम्पल दी है होपी इंडियंस की. होपी इंडियंस क्या है, होपी इंडियन एक ट्राइब है who in times of drought gather to perform a ritual dance with the intention of magically causing rain, whether the ritual brings rain or not. It does promote a general feeling of social solidarity and even provides possibly relaxation and entertainment, and the custom continues. होपी इंडियंस एक ट्राइब है जो जब सूखा पड़ जाता है वो क्या करते हैं, उस टाइम पे एक रिचुअल डांस परफॉर्म करते हैं और किस इंटेंशन की से कि बारिश आ सके, सो दैट सूखा ख़त्म हो सके. बट अब इसमें क्या है कि बारिश आए ना आए, पर इसमें क्या होता है, उनमें कहीं ना कहीं क्या चीज़ प्रमोट होती है, सोशल सॉलिडारिटी की फीलिंग, और उनमें एक रिलैक्सेशन, एंटरटेन. अब यहाँ पे मैनिफेस्ट फंक्शन क्या आ गया, जो कि हमें दिख रहा है कि उनको
बारिश, वो बारिश के लिए जो है वो रिचुअल डांस परफॉर्म करे। बट यहाँ पे लेटेंट फंक्शन क्या है कि उनमें कहीं ना कहीं सोशल सॉलिडारिटी भी बन रही है और कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, और थ्रू ऑल दीज थिंग्स क्या है, कस्टम कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट इज इमाइल दुर्कहाइम. Durkheim's theory of division of labor is often regarded as his major contribution to the field of sociological thought. अगर हम दुर्कहाइम की बात करें, दुर्कहाइम का एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट वर्क है, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ डिविजन ऑफ लेबर, वो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। दुर्कहाइम की एक डॉक्टरल थीसिस है, डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1893 इज हिज फर्स्ट मेजर बुक। इन दिस इन्फ्लुएंस ऑफ ऑगस्ट कूम्ट इज़ क्लियरली एविडेंट। अब हम इस बुक की अगर बात करें, यहाँ पे ऑगस्ट कूम्ट का जो इन्फ्लुएंस है ऑन इमाइल दुर्कहाइम वो बहुत ज़्यादा एविडेंट है। द थीम ऑफ दिस बुक इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी और द कलेक्टिविटी। इट इज़ इंडीड अ क्लासिक स्टडी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। अब ये जो थीम है बुक का, इसमें क्या है, रिलेशनशिप बताया गया है इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ या फिर कलेक्टिविटी कि अगर हम बात करें तो किस तरह से कलेक्टिविटी है। अब ये जो है ये क्लासिक स्टडी है किसकी, सोशल सॉलिडारिटी की। इन अ जनरल सेंस द टर्म डिविजन ऑफ लेबर इन्वॉल्व्स अ असाइनमेंट टू ईच यूनिट और ग्रुप अ स्पेसिफिक शेयर ऑफ अ कॉमन टास्क। अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है, हम असाइन करते हैं हर एक ग्रुप को कुछ काम असाइन करते हैं, किसके बेसिस पे, ऑन दी उनकी स्पेशलाइजेशन हो गया या फिर उनके कोई स्पेसिफिक क्वालिटी होगी, उसके बेसिस पे हम उनको काम असाइन करते हैं, जिसको हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। मतलब जहाँ पे आप काम को डिवाइड कर रहे हो किन में, तो एक ग्रुप है, ग्रुप में आप एक को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, दूसरे ग्रुप को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, मतलब यू आर असाइनिंग देम वर्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन, that is division of labor. As it is made clear that the main theme of the book Division of Labor in Society by Durkheim is the relationship between the individual and society. Already मैंने बता दिया जो दुर्कहाइम की ये पर्टिकुलर बुक है, इसमें क्या है, रिलेशन बताया गया है किसका, इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। The nature of this relationship could be stated in the form of two questions. अब हम लोग इस रिलेशन को टू क्वेश्चंस में बता सकते हैं। एक वो क्वेश्चन हो गया, हाउ कैन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मेक अप अ सोसाइटी। किस तरह से बहुत सारे लोग जो है, देखो बहुत सारे लोग हैं, सबकी सोच अलग है, सबके पर्सपेक्टिव अलग है, बट स्टिल हमारी जो सोसाइटी है वो इंटैक्ट है। इतने सारे लोग होने के बावजूद भी उसमें सॉलिडारिटी है। सो हाउ कैन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल मेक अप अ सोसाइटी। सेकेंड, हाउ कैन दीज इंडिविजुअल्स अचीव कंसेंसस विच इज़ बेसिक कंडीशन ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, इतने सारे लोग हैं बट स्टिल जो उनकी कंसेंट जो है सबकी सेम है, जिसकी वजह से जो है हमारी सोसाइटी आज भी बनी हुई है, तो उसका रीज़न। नाउ इन हिज अटेम्प्ट्स टू आंसर दीज वाइटल क्वेश्चंस दुर्कहाइम ड्रिव अप अ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू फॉर्म्स ऑफ सॉलिडारिटी, नेमली। अब इन दो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए दुर्कहाइम ने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है टू फॉर्म्स ऑफ सॉलिडारिटी। एक होगी मैकेनिकल सॉलिडारिटी, दूसरी होगी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या होती है, सोशल सॉलिडारिटी बेस्ड अपॉन अ होमोजेनिटी ऑफ वैल्यूज एंड बिहेवियर, सोशल कंस्ट्रेंट एंड लॉयल्टी टू ट्रेडिशन एंड किनशिप। मैकेनिकल सॉलिडारिटी जो है वो हमें किस सोसाइटी में दिखती है, जो कि बहुत सिंपल है, होमोजीनियस है। फॉर एग्जांपल जैसे आप विजुअलाइज कर लो, एक इमेजिन कर लो रूरल सोसाइटी, उस तरह की सोसाइटी में आपको मैकेनिकल सॉलिडारिटी मिलेगी, जो कि सिंपल है, जहाँ पे ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, किनशिप पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया जाता है। सेकेंड इज़ द ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, अ टाइप ऑफ सोशल सोसाइटल सॉलिडारिटी टिपिकली ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन विच यूनिटी इज़ बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ हाईली स्पेशलाइज। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, मॉडर्न सोसाइटी में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है और हिटेरोजीनस तरीके की सोसाइटी है, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों को मैकेनिकल टाइप ऑफ सॉलिडारिटी देखने को मिलती है।
हाईली स्पेशलाइज रोल इन अ सिस्टम इन्वॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर. कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है वहाँ पे, दैट रिक्वायर्स अ कॉपरेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी. This type of solidarity is organic because it is similar to the unity of biological organism in which highly specialized parts or organs must work in coordination if the organism is to survive. अब यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. अगेन वही बात आती है ह्यूमन बॉडी की. ऑर्गन्स हैं, सब अलग है, साइज़ अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, एंड अकॉर्डिंगली उनकी फंक्शनिंग अलग है. सेम इज़ द केस विद द सोसाइटी ऑल्सो. हमारी सोसाइटी में भी जितने भी पार्ट्स हैं डिफरेंट है, ठीक है, एक जैसे नहीं है. तो जो हाईली स्पेशलाइज्ड पार्ट्स है या ऑर्गन्स है, उनको कोऑर्डिनेशन में काम करना है, तभी जाके एक ऑर्गेनिज्म या एक सोसाइटी जो है वो सर्वाइव कर सकती है. ठीक है. These two types of solidarity were found in the traditional tribal societies and in the modern complex urban society. अब जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है या ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी? मैकेनिकल हमें मिलेगी ट्रेडिशनल ट्राइबल सोसाइटी में, और जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वो हमें दिखेगी मॉडर्न कॉम्प्लेक्स अर्बन सोसाइटीज़ में. ओके, तो अब हम लोगों को एक जिस्ट में आपको बता देती हूँ. फंक्शनल पर्सपेक्टिव में सबसे पहले हमने बात करनी, फंक्शनल पर्सपेक्टिव होता क्या है. सबसे पहले पर्सपेक्टिव, देन वी हैव टू टॉक अबाउट दी फंक्शनल पर्सपेक्टिव कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव या फंक्शंस की वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो किस तरह से इंटैक्ट रहती है, बाउंड रहती है. देन वी हैव टू टॉक अबाउट किन किन थियरीज ने जो है कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स अ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव. जहाँ पे हमने सबसे पहले बात की हर्बर्ट स्पेंसर, उसके बाद हमने बात की टैलकेट पार्सन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ फंक्शनल प्री रिक्वेस्ट की बात की. थर्ड वी हैव टॉक अबाउट इमाइल दुर्खाइम के बाद हम लोगों ने बात की रॉबर्ट के मर्टन. सो हम लोगों ने इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है. प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें. थैंक यू.